वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आई टाउट यू यस्टरडे, कल की वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 1 था, जिसमें मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिसमें समथिंग, समबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी, एनी, नथिंग, ये सब के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या फ्रिक्वेंटली तरीके से पूछे गए हैं पिछले साल या अभी तक में जो पूछे गए हैं, वो हमारे पास आपको मैंने कल बताया था। कुछ क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस भी कराया था और सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, कल मैंने डाला था, और आप उस वीडियो को देखिए। खासकर वो स्टूडेंट्स जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट वीडियो विल बी वेरी यूजफुल, वेरी क्या आई थिंक इज एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, दो एस्पिरेंट्स, ठीक है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर, ठीक है, एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके चलिए, तो आज की वीडियो में फिर से मैं आपके लिए वही मतलब कि गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 2 लेके आया हूं, जिसमें फिर से मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स का पूरा एकदम से क्या करूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, पूरी तरीके से समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास है, जो पिछले साल के एग्जाम में या कभी ना कभी एग्जाम में, हर कोई भी एग्जाम में पूछा गया है, उसका मैं कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए हम अपने चैनल में चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए, ठीक है, यहाँ देखिए, आप लोगों को ये चीज़, आप लोगों को ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी या नन। कहीं कहीं पे इसको ईदर या फिर नीदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका सही है। कि अगर हम कहेंगे इसको आइदर या नाइदर, तो क्या ये गलत है? तो नहीं है। मतलब ज़्यादातर इसको लोग जो है ना ईदर या नीदर बोलता है, तो ईदर और नीदर भी बोल सकते हैं, आइदर और नाइदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये टोटल 6 यानी कि 3 पेयर्स में आप लोगों के साथ वर्ड्स लेके आया हूँ, और इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट जो भी है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिएगा, तभी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अगर आप बीच में स्किप कर दोगे ना, तो आपको कोई भी फायदे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरा देखिए, पूरा मैं इसका पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ किसकी, देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है ईच एंड एवरी की, ईच एंड एवरी, इस दोनों में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम बात करें ईच का, तो ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन भी है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव भी है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। पहला बात आपको ध्यान रखना है इसका कि ईच प्रोनाउन भी है और ईच एडजेक्टिव भी है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसकी अगली बात करें, तो इसकी अगली बात हमारे पास ये होगी कि ईच हमेशा, ठीक है, टू और मोर देन टू, मोर देन टू के लिए आ सकता है, मोर देन टू के लिए क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, ईच सबसे पहला बात कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये दो और दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है। तीसरी बात, ईच जो है ना हमेशा जो है इंडिविजुअल की बात करेगा, किसकी बात करेगा, आई इंडिविजुअल, आई इंडिविजुअल। ईच हमेशा किसकी बात करता है, इंडिविजुअल, यानी रहेगा तो ये एक से ज़्यादा, लेकिन हम हर बार ये एक एक की बात करेगा। किसकी बात करता है, एक एक, एक बार में सिर्फ एक, मतलब बहुत सारे में से सबको बारी बारी से। ठीक, पहला बात ईच का समझ गए कि ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है। ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए, दो या दो से ज़्यादा। इंडिविजुअल होता है यानी कि ये एक बार में, यानी कि कायदे से देखा जाए तो ईच को हम हमेशा क्या समझेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, ईच को कैसा ट्रीट करना है, सिंगुलर। ठीक, चलिए, एवरी की बात करें तो एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमेशा एडजेक्टिव है। ये क्या है, हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव। पहला बात जो आपको ध्यान रखना है कि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। ये हमेशा हमेशा किसके लिए आएगा,
मोर देन 2 के लिए ही आएगा। किसके लिए आएगा? मोर देन 2। हमेशा ये 2 के लिए भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए ही आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होगा। ठीक, अच्छा, ये हमेशा ये इंडिविजुअल की बात करता है, लेकिन ये हमेशा ग्रुप की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ग्रुप। लेकिन ग्रुप आपको पता है कि किसी भी चीज़ का ग्रुप जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। ग्रुप हमेशा अपने आप में क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। समझ गए? इसीलिए ये एवरी भी अपने आप में क्या माना जाएगा? सिंगुलर ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2-3 बेसिक एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर एग्जाम से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा क्या? ईच स्टूडेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट, इज या आर प्रेजेंट। ठीक है, पहला मैंने लिखा। ठीक, नेक्स्ट अब मैंने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर, ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, मैंने अगला फिर एक क्वेश्चन आपके पास लिखा, एवरी इज प्रेजेंट, ठीक है। और फिर मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा, एवरी स्टूडेंट है ना, इज, ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज या आर, मान लीजिए कह रहा हूँ प्रेजेंट। ठीक है, ये मैंने बेसिक कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए, तो ईच स्टूडेंट इज होगा कि आर होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि ईच अपने आप में क्या बोला था? ये प्रोनाउन भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी हो सकती है। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये ईच यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो एक बात और ध्यान रखिए कि ईच अगर मान लीजिए ईच अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ईच अगर क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। ईच अगर एडजेक्टिव है तो क्या आएगा? नाउन। ईच अगर प्रोनाउन होगा, ईच अगर क्या होगा? प्रोनाउन होगा, तो इसके बाद क्या नहीं आएगा? कभी भी नाउन नहीं आ सकता। नाउन नहीं आ सकता है, इसका मतलब क्या? कि कोई भी दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, मतलब क्या, प्रीपोजिशन आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन क्या नहीं आ सकता? नाउन नहीं आ सकता। नाउन नहीं आ सकता। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ईच अगर एडजेक्टिव रहेगा तो नाउन आना है, ईच अगर प्रोनाउन है तो नाउन नहीं आएगा, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो इस बात से आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ईच अगर मान लीजिए आपको एडजेक्टिव रखना है, ईच क्या होगा? एडजेक्टिव, तो नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। नाउन क्या होगा? सिंगुलर रखा जाएगा। नाउन क्या रखा जाएगा? सिंगुलर रखा जाएगा। समझ गए? ये बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको पता है कि इस सेंटेंस में ईच स्टूडेंट्स की बात हो रही, ईच स्टूडेंट इज या आर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ये हमेशा किसकी बात करता है? इंडिविजुअल, यानी एक एक करके। तो आपको पता है कि ये ईच, अब इसके बाद क्या है? नाउन। तो ये तो एडजेक्टिव है। आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है, तो सब्जेक्ट सिर्फ क्या बन सकता है? या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, यही दोनों बन सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसके बारे में बोल रहा है? कि स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और वैसे भी समझिएगा कि ईच वैसे भी अगर आ गया ना तो हमेशा इसको सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा, प्रेजेंट। समझ में आ गया बात? ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये बात समझ गए? देखिए, अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट, आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि ईच के बाद अगर नाउन आया तो ईच एडजेक्टिव है, ईच के बाद अगर नाउन नहीं आया, कुछ दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया तो प्रोनाउन है। तो ईच के बाद जो आने वाला ये है अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, और इसके बाद जो भी आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, अब आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो है ना, जो वर्ब आती है, वर्ब जो एग्रीमेंट करती है वो सब्जेक्ट से करती है। तो इस सेंटेंस का ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट इसका मेन ये था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ईच है वो एक्चुअली में एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। और प्रोनाउन आपको पता है कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो ईच यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ईच को मैंने क्या बोला था कि ये सिंगुलर की तरह हमें बिहेव करेगा। और आपको वैसे भी पता होगा कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं आ सकता, इसके हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? ईच लगेगा। क्या लगेगा? ईच लगेगा। कॉन्सेप्ट समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रटना नहीं है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर, ऐसा नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कहाँ पे क्या आएगा। देखिए, ईच के बाद हमें अगर एडजेक्टिव है तो नाउन को सिंगुलर रखना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट अगर हमने कहा, अगर ऑफ लगा दिया तो ये प्रीपोजिशन, और यहाँ पे ये सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है,
अब आपको एक चीज और भी दिमाग में रखना है कि हमेशा अगर मान लीजिए ऑफ द आया है ना, तो हर बार क्या जो नाउन होगी उसको प्लूरल ही रखा जाएगा ना। यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तब रखा गया जब यहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी। किसकी बात होगी? सिलेक्शन, यानी कि बहुत सारे में से किसी की भी सिलेक्शन करना हो, एक एक करके सिलेक्शन करना हो, तो वहाँ पे इसने स्टूडेंट्स किया। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा बुक्स ऑफ द राम, बुक्स ऑफ द राम, तो इसमें आप थोड़े ना राम्स कर सकते हैं, ये आप इसको थोड़े ना प्लूरल कर दीजिएगा। यहाँ पे ये ऑफ जो है ना, ये एक्चुअली में सिलेक्शन के लिए नहीं आया, यहाँ का ऑफ जो है ना सिलेक्शन के लिए आया था, लेकिन यहाँ का जो ऑफ है वो पोजीशन के लिए आया है। किसके लिए आया है? पोजीशन के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ऑफ जो है वो सिलेक्शन के लिए आता है, वहाँ पे ही जो है वो नाउन को प्लूरल करेगा, लेकिन पोजीशन के लिए आएगा तो वो नाउन को प्लूरल नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये नाउन ही है लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा। आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया बात? ठीक। अगला देखिए, अगला फिर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? एवरी इज प्रेजेंट। अब आपको पता है कि एवरी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? मैंने अभी कहा कि अगर एडजेक्टिव रहेगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो ये एवरी जो है अपने आप में नाउन नहीं ना है। एवरी जो है अपने आप, एवरी के बाद ये इज है, ये तो एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन नहीं ना आएगा। तो अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे गलत, अगर आपको कोई आदमी अगर एवरी इज प्रेजेंट तो वो गलत है, यानी एवरी एडजेक्टिव है और इसके बाद हमें चाहिए क्या? इसके बाद चाहिए हमें नाउन। इसलिए हमें एवरी या तो स्टूडेंट कर दीजिए, एवरी गर्ल कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब यहाँ पे आपको नाउन डालना पड़ेगा, नाउन डालना पड़ेगा तब जाके सही होगा, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, ओके। फिर आगे आपको इज रखिए, इफ एवरी स्टूडेंट इज या आर प्रेजेंट। अब ये आपको समझ में आ गया कि एवरी अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद चाहिए नाउन, नाउन भी आ गया, इसी के हिसाब से ये इज लग गया। क्या लग गया? इज लग गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में से ईच और एवरी का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, पूरी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी बातें आप लोगों को क्या आएगी? समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब अगला मैं बात कर रहा हूँ आइदर और नाइदर। किसकी बात कर रहा हूँ? आइदर और नाइदर। ठीक है, या ईदर या नीदर, जो भी आप पढ़ते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, ईदर या फिर नीदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ईदर और नीदर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? ईदर और नीदर, ईदर और नीदर। ठीक है, ईदर और दूसरी तरफ है हमारे पास नीदर। ठीक है, चलिए नीदर पे हम थोड़ा देर में आते हैं, पहले हम ईदर को बोथ के साथ जोड़ के देखते हैं। ईदर और बोथ, और द ईदर और बोथ। ठीक है, इसको मैं अलग से भी बताऊंगा, यहाँ पे फिलहाल मैं बता रहा हूँ, बोथ को मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, इसमें भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए, ईदर का मतलब भी होता है दो, ईदर का मतलब क्या होता है? दो, और बोथ का मतलब भी होता है दो, बोथ का भी मतलब क्या होता है? दो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ईदर का मतलब होता है, ठीक है, ईदर का मतलब होता है वन फ्रॉम टू, वन फ्रॉम टू, यानी दो में से एक, दो में से एक। ठीक है, दो में रहता दो गो, लेकिन उसमें से एक की बात करेगा, यानी ईदर का मतलब हो गया दो में से एक, दो में से एक। और बोथ का मतलब हो जाता है दोनों, बोथ का मतलब क्या हो जाता है? दोनों। समझ में आ गया? बोथ का मतलब क्या हो गया? दोनों। तो इधर का मतलब हो गया दो में से एक, ठीक है, और बोथ का मतलब हो गया दोनों। तो इधर के बाद बात तो करेगा ये दो कोई, लेकिन आगे ये बात करेगा दो में से एक, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? हमेशा, ठीक है, इधर के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्या होगा? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ पे वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन बोथ के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि बोथ हमेशा दो की बात करता है, दोनों में से, दो में से दोनों, दो में से दोनों। ठीक है, समझ गए? तो इसके बाद बोथ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, बोथ के बाद नाउन भी रहेगा तो वो भी प्लूरल ही रखना पड़ेगा और वर्ब भी प्लूरल ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये दो में से किसी एक की ही बात करता है, दो में से किसी एक की ही बात करता है। चलिए देखिए आगे फिर मैं इसको कैसे समझाता हूँ वो समझिए। चलिए, इधर समझ गए, इसका अंतर समझ गए? ठीक, अच्छा, अगला देख लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, आइदर, ठीक है, आइदर स्टूडेंट्स है ना, इज या आर रेडी, इज या आर रेडी। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए, आइदर स्टूडेंट्स इज या आर रेडी। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे कहा आइदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे दो की बात होगी, लेकिन दो जैसे ही आ गया आइदर तो यहाँ पे हो गया कि आपको समझ में आ गया कि दो में से किसी एक की ही बात होगी, ठीक है ना। जैसे ही दो में से किसी एक की बात होगी तो आप क्या लगा दोगे, इज ही लगाओगे। आपको ये मत देखना है कि स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे इज आर लगा देंगे, यहाँ आप ऐसा करोगे ना तो गलती, क्योंकि आइदर हमेशा दो में से बात तो करेगा दो की, लेकिन उसमें से एक, ठीक है। अब हम इसे भी लिख सकते हैं आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज या वर आप कह सकते हैं प्रेजेंट, वाज या वर प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे टू स्टूडेंट्स की है ना, तभी भी आपको समझ कि दो में से कोई एक। अब यहाँ पे सुपरफ्लस नहीं हो सकता। अब बहुत बच्चा कहेगा कि सर आइदर का मतलब दो में से एक है, कभी कभी आपको ऐसे भी टू स्टूडेंट्स लिखा मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइदर दो में से किसी एक की ही बात करेगा, और ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और आइदर हमेशा दो में से एक की बात करता है, तो ये सिंगुलर होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। अब देखिए आइदर जो है यहाँ पे एक्चुअली में एडजेक्टिव है, फिर से आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये फिर से प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि ईच, आइदर वगैरह सब के बाद नाउन आएगा, तभी जाके ये, तब जाके ये एडजेक्टिव होता है। इसके बाद अगर नाउन नहीं आया तो ये प्रोनाउन है। समझ में आ गया। अच्छा, आइदर का समझ गए। और बोथ का मैंने जैसे कहा, बोथ थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ। बोथ स्टूडेंट्स इज या आर रेडी, इज या आर रेडी, है ना। तो बोथ का मतलब होता है दोनों में से दोनों, दोनों में से दोनों। तो इसी वजह से यहाँ पे इज नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। समझ में आ गया बात। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला जो हमारे पास पेयर है, आपको मैं बताता हूँ वो कौन सा है। देखिए, आइदर आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है नाइदर। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, नाइदर की, ठीक है। नाइदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाइदर का मतलब भी क्या होता है, नाइदर का मतलब होता है, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ठीक है। दो में से, ये हमेशा बात करेगा किसका, दो की ही बात करेगा। किसकी बात करेगा, टू। ऑलवेज ये बात करेगा दो की, लेकिन उस दोनों में से कोई नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि नाइदर जैसे ही दोनों में से कोई की बात नहीं किया तो ये निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। निगेटिव वर्ड अगर पहले से ही है तो इसके बाद इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया कि इसके बाद नॉट वगैरह सबका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। निगेटिव वर्ड ये जो खुद में ही, इसके बाद आप नॉट वगैरह सबका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ गए। ये भी अपने आप में जब दोनों में से कोई की बात नहीं करेगा तो ये भी अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इसके बाद जो आने वाला वर्ब जो होगा ये भी अपने आप में सिंगुलर हुआ, और आने वाला जो वर्ब होगा इसके बाद क्या होगा, वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। समझ में आ गया। ये बात करेगा दो की, लेकिन दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ऐसे समझना है। और नेक्स्ट देखिए, अगला जो वर्ड है हमारे पास फिर से है एनी, ठीक है। और नीदर को मैं थोड़ा सा नन से जोड़ देता हूँ। नन, पहले नन बताता हूँ फिर एनी बताता हूँ। नीदर का मतलब होता है दो, एक बार में दो, लेकिन उस दोनों में से कोई नहीं। नन का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू, लेकिन उस मोर देन टू में से भी कोई नहीं, ठीक है। नीदर सिर्फ एक बार में दो, लेकिन दोनों में से दोनों नहीं, ठीक है। और ये नन जो है वो मोर देन टू, लेकिन उस मोर देन टू में से भी कोई नहीं। तो ये अपने आप में फिर से निगेटिव वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया ना। समझ में आ गया। ये क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद भी जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि दोनों रहेगा तो दो से ज्यादा, लेकिन बात किसी की भी नहीं करेगा, इसलिए ये वर्ब इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। अच्छा, एनी की बात करें हम, एनी होता क्या है, वो होगा मोर देन टू। यहाँ पे भी क्या होगा, मोर देन टू, ठीक है। लेकिन उसमें से कोई एक, यानी मोर देन टू में से कोई एक, मोर देन टू में से कोई एक, ठीक है। मोर देन टू में से कोई एक, ठीक है। यानी कि ये बात करेगा हमेशा दो से ज्यादा की, लेकिन उसमें से कोई एक, ठीक है। कोई भी, उसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये आपको पता चले कि एनी और आइदर जो है अपने आप में पॉजिटिव वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड। और जो आपके पास नीदर आया, क्या हो गया, नीदर आया। और जो आपके पास नन आया, इसके साथ ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें इतनी समझ में आ गई होगी। इस सबको मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। नन ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे मैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या गड़बड़ी है, क्या सही हो सकता है, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोगों को इसके रिलेटेड और भी जितने भी डाउट हो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ईच गर्ल वॉज, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, एवरी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वॉज प्रेजेंट। अगला है ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विश या फिर विशेज, ठीक है, टू कंप्लीट his their work on time। Each of the student wishes to complete his or their work none of the pens is या are working। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर है, एवरी क्लास is या are ready to attend the seminar। Practically every part of the banana tree is used by none students the work। Mr. Sharma has 3 sons neither of them is hard working। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, neither of them attended the
ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को क्या करना है, बताना है। पहले देखिएगा क्या गलती है क्या सही है, उसके बाद आप लोगों को सारा का सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर नन और एनी से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। ईच के बाद अपने आप में ये गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, तो इसका मतलब ईच क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने बोला कि ईच एवरी वगैरह सब सिंगुलर होता है, और ये गर्ल भी सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये वॉज कहना सही है। अगर वॉर कर दीजिएगा तो वर कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब देखिए ईच अपने आप में यहाँ पे ऑफ आया है, यहाँ पे ये सिलेक्शन की बात होगी। सिलेक्शन जब भी होता है ना, तो 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा में से भी हो सकता है, ठीक है, उसमें से ये प्रत्येक की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास प्रोनाउन हुआ, और ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव था तो सब्जेक्ट इसका ये था, ये नहीं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है, इसी वजह से ये वॉज कहना अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। ठीक है, एवरी अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके बाद गर्ल आया है, ये सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपको गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, आप लोग सोचिए कि गड़बड़ क्या है। देखिए एवरी मैंने अपने आप में कहा था कि ये एडजेक्टिव होती है, ईच दोनों चीज हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन एवरी जो है एडजेक्टिव ही होता है। तो आपको यहाँ पे ऑफ लगाया, तो इसका मतलब एवरी ऑफ द गर्ल्स कहना क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आप इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, ईच ऑफ द कह सकते हैं, एवरी को घटा करके आप क्या कर दीजिए, ईच, इसको सही करना पड़ेगा, एवरी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद चाहिए नाउन, नाउन तो है नहीं यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको ये सही करना चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट करना क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ईच स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट विश या विशेज टू कंप्लीट हिज हर दियर वर्क। अब आपको लोगों को पता है कि ईच स्टूडेंट, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी हो, लेकिन ईच के बाद नाउन आया है, ठीक है, ईच के बाद क्या आया है, नाउन। तो ईच के बाद नाउन आया है, तो इसका मतलब ये कि प्रत्येक लड़का, मतलब सबको ये ईच में से वन बाय वन कर रहा है, ठीक है। तो ईच मतलब ये एक बार में मतलब एक की बात करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आप ईच स्टूडेंट कहिएगा, क्या कहिएगा, ईच स्टूडेंट, ठीक है, विश। अब जैसे ये सिंगुलर आया तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, विशेष आ जाएगा, क्योंकि वर्ब में जब एस या एस लगता है तब ये सिंगुलर होता है। तो ईच स्टूडेंट विशेज टू कंप्लीट। अब जैसे ये सिंगुलर आया तो आपके पास दियर की तो बात ही नहीं होगी, और हिज और हर में से क्या होगा, तो स्टूडेंट जो है कॉमन जेंडर होती है। कौन सी जेंडर होती है, कॉमन जेंडर। और जेंडर जब पता नहीं होता, हमको मेल डोमिनेट करने वाला समाज है हमारा, इसी वजह से हर भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हिज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट विशेज टू कंप्लीट हिज हर दियर वर्क। अब मैंने यहाँ पे कहा था ईच यहाँ पे स्टूडेंट कहना, क्योंकि ये क्या था, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन ईच यहाँ पे प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो सिलेक्शन हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए होता है, ये ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, मतलब सिलेक्शन की बात करेगा, इसी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। फिर भी ये एक ही बात करेगा, यानी इंडिविजुअल ही, इसी वजह से ये हमेशा सिंगुलर। ये तो प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे फिर से विशेष करिए, और यहाँ पे फिर से क्या करिएगा, हिज ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी जो थी वो इसमें थी, आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट नन ऑफ द पेन्स इज या आर वर्किंग। मैंने अभी तुरंत बताया कि जो नन होता है ना, नन 2 से ज़्यादा उसमें से लेकिन कोई नहीं, 2 से ज़्यादा लेकिन उसमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ द पेन्स, यहाँ पे 2 पेन्स 3 पेन्स नहीं दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये 2 से ज़्यादा ही है, 2 से ज़्यादा ही है, लेकिन उसमें से भी कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ये हमेशा कोई, मतलब बहुत सारे में से भी कोई नहीं, ठीक है, 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं, तो आगे आने वाला वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो इज लगाइएगा, आर नहीं। ठीक, समझ गए। अच्छा, कर एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। एवरी अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ, समझ में आया। इसके बाद जो आने वाला ये हो गया नाउन, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज, समझ में आ गया। अगला देखिए, ये वाला समझिए, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, और बच्चा इसमें बड़ा दिक्कत है। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन।
ईच पार्ट कह नहीं सकते हैं क्या? देखिए ईच का मतलब होता क्या है, ईच का मतलब क्या होता है, क्या इंडिविजुअली रूप से। अब आपको पता है कि बनाना का जो पत्ता होता है या किसी भी चीज़ का जो पत्ता होता है मान लीजिए, उसका भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टेम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ईच, ईच का इस्तेमाल नहीं होगा। ईच का मतलब हो गया कि ये और एवरी पार्ट मतलब क्या, सारा का सारा पार्ट, ठीक है, सारा का सारा पार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये एज ए होल बात कर रहा है, एज ए ग्रुप बात कर रहा है। एवरी जो है एज ए ग्रुप आता है और ईच जो है इंडिविजुअल तरीके से आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज, यहाँ पे फिर से इजी लगेगा, यूज्ड बाय मैन, इसमें कोई गलती नहीं था। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन वैसे पूछे गए, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा समझे ईच पार्ट नहीं कर सकते हैं क्या। ईच पार्ट मतलब वो इंडिविजुअल करता है, वन बाय वन, लेकिन एवरी एज ए होल बात करता है, एज ए होल यानी पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है, ओके। फिर नन ऑफ द स्टूडेंट्स डिड द वर्क, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। आपको पता है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे नन मतलब दो से ज़्यादा। अब यहाँ पे जब संख्या पूरी तरीका से क्लियर नहीं किया गया है तो आपको पता होना चाहिए, क्या लगना चाहिए यहाँ पे, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, डिड द वर्क। अपने आप में ये सही है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, डिड द वर्क, समझ गए। क्योंकि ये पास्ट का था तो पास्ट में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ब वगैरह सब लाने की मेरी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। देखिए मिस्टर शर्मा के पास जो है वो कितने सन हैं, मिस्टर शर्मा को जो है ना 3 सन है। कितने सन है? 3 सन है, ठीक है। तो 3 सन है तो आपको पता है ना कि जो नीदर आता है ना वो हमेशा दोनों में 2 की बात करता है, 2 में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 3 सन है। बहुत बच्चा सोचेगा कि किसी इसको 2 नहीं कर सकते हैं, नहीं, सन 2 3 कैसे हो जाएगा, 3 है तो 2 कैसे हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये गड़बड़ होगा, यहाँ पे हमको क्या होगा, नन लगाना पड़ेगा, नन, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 से ज़्यादा की। दैट्स वाई यहाँ पे नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, ओके। अभी फिर नाइदर ऑफ देम अटेंड द फंक्शन, नाइदर ऑफ देम क्या है, अटेंड द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नन की जगह पे थोड़ा सा नाइदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइदर ऑफ द पिंस, ठीक है, नन ऑफ द पिंस, नाइदर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर जब क्लियर नहीं होता है ना तो आप 2 मानिए, 2 से ज़्यादा मानिए, यहाँ पे नाइदर भी कर सकते थे, लेकिन ये भी सही है, ठीक। अच्छा, नाइदर ऑफ देम अटेंड द क्या है, फंक्शन। आपको मैंने बताया कि नाइदर अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है और इसका मेरे क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आपको पता है कि अटेंडेड मतलब कि ये पास्ट का है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिड लगाना है। और इसमें कभी भी अपना डिडंट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये खुद ही में निगेटिव है इसी वजह से। और यहाँ पे देम के बदले क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दे, सबको पता है ये, ठीक। तो कह रहे नाइदर ऑफ देम अटेंड द फंक्शन डिड दे, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ईच एवरी आइदर नाइदर नन और एनी से रिलेटेड, समझ गए। एनी वाला मैंने नहीं बताया क्या, एनी वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा एक, ठीक है, एनी वाला भी 1-2 बात थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए एनी का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा में से कोई एक, ठीक है। जैसे कहेंगे क्या, एनी ऑफ देम कैन, ठीक है, एनी ऑफ देम इज या फिर आर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, गोइंग टू या गॉन टू मुंबई, यहाँ पे ये बोला एनी ऑफ देम इज या आर गॉन टू मुंबई, है ना। तो एनी ऑफ देम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है ना, तो उसमें से 2 में से मतलब क्या हो गया, जैसे क्या आइदर में से 2 में से आ गया, 2 से ज़्यादा में से कोई एक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी इज ही होगा, एनी ऑफ देम इज गॉन क्या है, मुंबई, ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा है लेकिन उसमें से कोई एक, ठीक है। एनी ऑफ द पेन्स इज या आर, ठीक है, एनी ऑफ द पेन्स, ठीक है, हैज़ या फिर हैव स्टोलन, ठीक है। ये तो आपने कहा एनी ऑफ द पेन्स, एनी ऑफ द पेन्स का मतलब क्या हो गया, एनी ऑफ द पेन्स का मतलब हो गया
कि पेन्स में से कोई भी, पेन में से कोई एक, मतलब बहुत सारे पेन में से कोई एक पेन, तो इसमें से क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा, मतलब चुरा लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा थोड़ा लंबा है लेकिन आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्या यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, और यहाँ से जो है ना डायरेक्टली रूप से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा आज के बाद ईच एवरी आइदर नाइदर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। कल मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड, क्लास नंबर 3 में, जो मैं इसी से रिलेटेड, अभी जब तक आप लोगों का एग्जाम है CGL वाला, वहाँ पे मैं इंग्लिश से यही कुछ क्वेश्चन सब लाऊंगा, ठीक है। आपके लिए मैं सारा चीज़ कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में, आप लोग वीडियो को थोड़ा देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको तो ज़रूर देखना चाहिए, इसके लिए बढ़िया बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और एक बात और कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग शेयर नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उसको कहिए लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपसे क्या, आपसे फीस थोड़े ना मांग रहे हैं, आपसे तो बस हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा क्या होगा, मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इसका वीडियो बनाऊँगा, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए, ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करिए, आपको अच्छी लगी वीडियो कि नहीं लगी, ठीक है, ये भी बताइए, ताकि मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग बताओगे ना कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ठीक से समझा पाता हूँ कि नहीं समझा पाता हूँ, अब बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।